इलेक्ट्रिक बॉडी या बायो इलेक्ट्रिक बॉडी या वाइटल बॉडी कह सकते हैं। तो ये इन शरीरों के साथ ही आत्मा अन्य नए जन्म स्थान में जाती है, और जहां उसे जन्म लेना है, किसी माता के गर्भ से लेना है या किसी ओपन प्लेस में लेना है, तो वहां पर उसको किस तरह का मटेरियल उसकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होगा, तो उस तरह के मटेरियल के साथ में वो जब उसके तेजस और कार्बन शरीर का आपस में उस तरह के मैटर के साथ में मिक्सचर होता है, तो वो मिक्सचर जिस स्थान पर होता है उस स्थान को योनि कहा गया है। क्लियर? सो जन्म लेने का जो भी स्थान है जीव का, जहाँ की उसका तेजस और कार्बन शरीर फिजिकल बॉडी से जुड़े हुए जो मैटर होता है उसके साथ मिक्स होता है, उस प्लेसेस को योनि कहा जाता है। तो इसी को संस्कृत भाषा में यहाँ पर बताया है कि युवंती तेजस कार्बन शरीरवंतः संत औदारिकादि शरीर प्रायोग्य पुद्गल स्कंध समुदायेन मिश्री भवंती अस्याम इति योनि, जिसमें इस तरह का मिश्रण होता है, यानी कार्बन और तेजस शरीर का बहुत स्थूल शरीर के मैटर के साथ में जहां मिश्रण होता है उसे योनि कहा जाता है। अब योनि कितने प्रकार की होती है, तो प्रज्ञापना सूत्र में 3-3 के क्रम से 9 प्रकार की मिनिमम योनियां बताई गई है, और मैक्सिमम 84 टाइप्स की योनियां होती है, 84 लेग्स जो है टाइप्स की योनियां होती है। तो ये यहाँ पर हम 3-3 योनियां कौन कौन सी है ये हम सबसे पहले देख लेते हैं जो मिनिमम है, और ये मिनिमम जो 9 प्रकार की योनियां बताई गई है उन्हीं में 84 टाइप्स योनियां उन्हीं में समाहित हो जाती है। तो मिनिमम हम 9 प्रकार की योनि कह सकते हैं, मैक्सिमम 84 लेग्स टाइप्स की योनियां कह सकते हैं। सो 3 प्रकार की योनियों में सबसे पहले ही शीत योनि, कोल्ड प्लेसेस में जीवों की उत्पत्ति होती है। तो जो भी है जहां पर ठंड के समय में अलग प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं, गर्मी के समय में अलग प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं, और ठंडा और गर्म जो जहां वातावरण होता है उसमें अलग प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। तो उसके आधार पर योनि का विभाजन किया गया कि शीत योनि यानी जो कोल्ड प्लेसेस में जो जीव उत्पन्न होते हैं, तो कहा जाता है कि नरक 7 प्रकार की नरक मानी गई है, उसमें से प्रथम 3 जो नरक हैं वो उष्ण योनिक है, 4th वन जो है वो मिक्स्ड है, और लास्ट की 3 जो है वो बहुत ही कोल्ड है। सो इसलिए नरक के प्राणी जो है वो शीत योनि में भी उत्पन्न होते हैं और उष्ण योनि में भी उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए उनके प्लेसेस जो है या तो बहुत हॉट प्लेसेस होते हैं या बहुत कोल्ड प्लेसेस होते हैं। मनुष्य देवी देवता जितने भी होते हैं, इनके जो उत्पत्ति स्थान होते हैं वो उनका वहां का वातावरण जो है समशीतोष्ण होता है, यानी न गर्मी होती है न सर्दी होती है, ठंडक होती है, मिक्स्ड स्टेट रहती है। सो एक तरह से नॉर्मल टेम्परेचर रहता है वहाँ का। सो ये शीतोष्ण योनिक होते हैं। गॉड्स और गॉडेसेस जितने भी हैं, और सेक्सुअल जितने भी सब ह्यूमंस और ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये सारे जो है इस तरह की योनि में उत्पन्न होते हैं। मनुष्य जैसे माता के गर्भ में उत्पन्न होता है, तो माँ के गर्भ न तो बहुत गर्म होता है न बहुत ठंडा होता है, समशीतोष्ण होता है। तो ये इसी तरह से जो भी गर्भज प्राणी होते हैं वो अपनी माता के गर्भ में होते हैं, तो उस समय वातावरण उनका वहाँ का जो क्लाइमेट है, उनका एनवायरमेंट है वो समशीतोष्ण होता है, ना नॉर्मल टेम्परेचर वाला होता है। और एक्सेप्ट फायर बॉडीड लिविंग बींग्स, अग्नि के जीवों को छोड़ दीजिए, बाकी सारे जितने भी एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जितने भी जीव हैं उनका वो गर्म प्लेसेस भी में भी पैदा हो सकते हैं, ठंडे प्लेसेस में भी हो सकते हैं, और नॉर्मल टेम्परेचर वाले में भी हो सकते हैं। तीनों तरह का टेम्परेचर हो सकता है उनका। जहाँ तक कि गर्मी की फायर बॉडीड लिविंग बींग्स का वहाँ है, तो वो निश्चित ही है कि गर्म प्लेसेस में ही पैदा हो सकते हैं। अग्नि के जीव तो ठंडक में है या पानी में है या जलाशय में, इस तरह की जगह वहाँ पर ठीक है। कभी कभी दावाग्नि वड़वाग्नि लग जाती है, समुद्र में भी अग्नि लगती है, परंतु वो एक अलग बात है कि उसमें वो कैरोसिन के कारण से, तो वो जो भी जीव उत्पन्न हो रहे हैं वो तो सारे गर्म प्लेसेस में ही हो रहे हैं, वहां जहाँ आग लग रही है वहीं पैदा हो रहे हैं।
सो ये गर्म प्लेसेस में पैदा होते हैं, बाकी जो है सभी दूसरे सारे जीव जो हैं वो समशीतोष्ण नॉर्मल टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट में पैदा होते हैं। ये 3 दूसरी तरह की योनि अभी बताई गई है, सचित्त योनि, अचित्त योनि और मिश्र योनि। सचित्त योनि का मतलब है कि जीव जहाँ उत्पन्न हो रहा है वो चीज लिविंग एंटिटी है अपने आप में, या वो जिन चीजों को ग्रहण कर रहा है वो लिविंग है, तो उसे सचित्त कहते हैं। अचित्त योनि है कि ऐसा प्लेस है जो कि नॉन लिविंग प्लेस है, जहाँ की लाइफ नहीं है कोई तरह की, नॉन लिविंग प्लेस के अंदर भी जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। और मिश्र योनि होती है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होते हैं। तो जैसे मनुष्य के बारे में कहा जाता है या गर्भज जितने भी प्राणी होते हैं, वो चूंकि माता पिता के संयोग से उत्पन्न होते हैं, तो माता हमेशा गर्भ तो माता के से के शरीर से जुड़ा हुआ होता है। माता चूंकि लिविंग बीइंग है एक प्रकार की, तो उनसे जुड़ी हुई बॉडी का जो भी पार्ट है जिसमें जीव की उत्पत्ति होती है वो तो एक तरह से लिविंग ही है, और पिता का योग भी मिलता है, सो वो चीज नॉन लिविंग मानी जाती है। तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का मिक्सचर रहता है, जब भी गर्भज प्राणी होता है तो उसमें दोनों तरह के योग मिलते हैं। तो बाकी यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी असेक्सुअल सब ह्यूमन बीइंग्स और ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये तीनों तरह के प्लेसेस में पैदा हो सकते हैं। सचित्त प्लेस भी हो सकता है, अचित्त भी हो सकता है, मिश्र भी हो सकता है। देवी देवता और नरक के जितने प्राणी होते हैं ये अचित्त प्लेसेस में ही उत्पन्न होते हैं, यानी इनकी देवता जो है एक उनकी एक तरह से एक प्रकार का बेड होता है, उस बेड में वो पैदा होते हैं, तो वो अचित्त ही होता है। नरक के प्राणी एक प्रकार की कुंभी होती है, उसमें पैदा होते हैं, तो वो भी अचित्त ही होती है। बाकी जो गर्भज प्राणी है वो किसी माता के गर्भ से उत्पन्न होते हैं, इसलिए वो सचित्त अचित्त दोनों का मिश्रण होता है उनमें। और ये जो है असेक्सुअल जितने भी ह्यूमन बीइंग्स और सब ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, ये तीनों तरह के प्लेसेस में पैदा हो सकते हैं। ये 3 अदर जो हैं टाइप्स के बर्थ प्लेसेस माने गए हैं, जिनको कहते हैं समवृत, विवृत और समवृत विवृत। समृद्ध का मतलब है कि वो बर्थ प्लेस जो कि कवर्ड होते हैं, इन्हें जीव जहां उत्पन्न होता है हमें पता नहीं चलता है वो किस तरह से उत्पन्न हो रहा है, तो उसकी प्रोसेस हम नहीं देख पाते हैं। सो द बर्थ प्लेसेस विच इज कवर्ड, तो जैसे कि नरक के प्राणी होते हैं वो कुंभी में उत्पन्न होते हैं, यद्यपि कहा जाता है कि कुंभी ओपन होती है, उसका मुख तो ओपन होता है, परंतु वह उस कुंभी के अंदर जब जीव जो उत्पन्न होता है, नरक का जो भी प्राणी उत्पन्न होता है, वो जहाँ जितने जिस पार्ट में पैदा होता है वो कवर्ड होता है उसके अंदर। सो इसलिए वो उनका कहा जाता है कि वो कवर्ड प्लेस में ही होते हैं। इसी तरह से देवता जब किसी बेड में उत्पन्न होते हैं जिसको देवशैया कहा जाता है, परंतु वो एक किसी देवदुष्य है, एक देवी दिव्य वस्त्र से ढकी हुई होती है और वो उसके अंदर उत्पन्न होते हैं, तो आपको उत्पन्न होते हुए दिखाई नहीं देंगे, वो शैया फूलेगी तभी पता चलता है कि इसके अंदर कोई देव उत्पन्न हो गए हैं। सो वो इससे ये कवर्ड प्लेसेस होते हैं इनके। विवृत योनि होती है कि 2 इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जितने भी प्राणी हैं, और जो समूर्छित तिर्यन पंचेंद्रिय प्राणी हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु हो, वो ये सारे जो हैं ओपन प्लेसेस में उत्पन्न होते हैं। तो इनके बर्थ आप देख सकते हो, ये ओपन जैसे जलाशय में पैदा होते हुए दिखते हैं या ओपन चीजों में दिखते हैं। तो ये 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय जो असंगी जीव हैं, ये सारे ओपन प्लेसेस में पैदा होते हुए दिखते हैं, अनकवर्ड होते हैं। समवृत और विवृत योनि होती है, तो ये द बर्थ प्लेसेस विच इज बोथ कवर्ड एंड अनकवर्ड। अब जितने भी सेक्सुअल ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, यानी गर्भ से उत्पन्न होने वाले मनुष्य होते हैं, पशु होते हैं, ये एक प्रकार से समृद्ध और विवृत दोनों स्टेट मानी जाती है। यद्यपि ये गर्भ में होते हैं, तो गर्भ में जिस तरह से वो डेवलप हो रहे हैं उस तरह से देखना आपके लिए, अभी वर्तमान का मेडिकल साइंस तो बहुत डेवलप हो गया, तो हर स्टेट पर आप उस चीज को देख सकते हो, परंतु जिस समय जीव गर्भ में उत्पन्न हुआ था वो मोमेंट में देखना हर किसी के लिए संभव नहीं है, चाहे शायद मेडिकल साइंस की बात क्यों ना हो। वो आप जब वो देखते हैं तब तक तो काफी समय बीत चुका होता है। परंतु हाँ, गर्भ में होते हुए बच्चा जब बढ़ता है तो पता चलता है कि माता के गर्भ में कोई बच्चा है, तो उसका पता चलता है। तो इस अर्थ में उसको समृद्ध और विवृत दोनों स्टेट में माना गया है, और आजकल मशीन से देखा भी जा सकता है कि बच्चा किस तरह से डेवलप हो रहा है। तो ये दोनों स्टेट इसमें मानी गई है कि वो कवर्ड भी होता है, अनकवर्ड भी होता है।
उसका बाहर में थोड़ा पता भी चलता है कि वो किस तरह से डेवलप हो रहा है। ये मैक्सिमम 84 लेक्स जो है वो बर्थ प्लेसेस माने गए हैं। तो ये बर्थ प्लेसेस किस तरह से हैं, तो अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इनका 7 लाख योनियां मानी गई हैं। प्रत्येक वनस्पति जिसे सिंगल सोल्स वेजिटेबल्स कहते हैं, ये 10 लाख हैं। अनंत कायिक जो वेजिटेबल्स हैं, आलू, प्याज वगैरह, सो इनकी 14 लाख योनियां मानी गई है। 2 इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जो प्राणी हैं वो 2-2 लाख हैं। सबका 2-2 लाख मान लीजिए, ऐसा नहीं कि टोटल 2 लाख। 2 इंद्रिय वाले 2 लाख होते हैं, 3 इंद्रिय वाले 2 लाख योनियां होती है, और 4 इंद्रिय वालों की भी 2 लाख योनियां होती है। इसी तरह से हेलिश बीइंग्स हैं, उनकी 4 लाख योनियां मानी गई है। देवताओं की 4 लाख योनियां मानी गई है। और 5 इंद्रिय वाले जो तिर्यंच हैं, गर्भज प्राणी हैं, वो 5, उनकी 4 लाख योनियां मानी गई है। और ह्यूमंस हैं, उनकी 14 लाख योनियां मानी गई है। अब ये योनियों का किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है, तो कहा जाता है कि हमारा कोई भी जीव उत्पन्न होता है तो उसके साथ बॉडी तो होती है, तो बॉडी का अपना जो कलर होता है, कलर के आधार पर 5 प्रकार के कलर आप काउंट करिए। 2 प्रकार की स्मेल होती है बॉडी की, किसी की बॉडी से अच्छी स्मेल आती है, किसी की अच्छी स्मेल नहीं भी आती है। तो उस तरह से बॉडी की कलर स्मेल के आधार पर उसके 2 प्रकार हो जाते हैं। इसी तरह से टेस्ट के आधार पर हर बॉडी का अपना टेस्ट होता है। सो बॉडी के 5 प्रकार के टेस्ट माने गए हैं, और 8 प्रकार के टच माने गए हैं। इसी तरह से संघनन होता है, शेप होता है, 5 प्रकार के शेप माने जाते हैं बॉडी के। मनुष्य के तो यूं 5 प्रकार के 6 प्रकार के शेप माने जाते हैं, परंतु पुद्गल के संदर्भ में कहें तो 5 प्रकार के शेप माने जाते हैं। तो इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक ओरिजिनल नंबर परमुटेशन लेकर के, फिर उसका कॉम्बिनेशन 5 टाइप्स के कलर, 2 टाइप्स का स्मेल, 5 टाइप्स ऑफ टेस्ट, 8 टाइप्स ऑफ टच, और 5 टाइप्स ऑफ शेप, इनका जब आप ओरिजिनल नंबर के साथ में मल्टीप्लाइफिकेशन किया जाता है तो ये नंबर प्राप्त होता है। तो इस आधार पर ये कैलकुलेशन किया गया है। तो आगमों में यही पद्धति रही है कि जब कभी नंबर को ज्यादा बताया जा रहा है तो उसमें कलर और स्मेल और टच और टेस्ट और शेप इनके साथ मल्टीप्लाई करके वो नंबर कितना हो रहा है मैक्सिमम, वो डिस्कस किया गया है। तो ये 84 लाख प्रकार की बर्थ प्लेसेस भी माने गए हैं। अब ये एक चर्चा भी मिलती है कि जहाँ बर्थ प्लेसेस स्पेशली होता है, स्त्री के संदर्भ में कहा जाता है कि 3 तरह के स्ट्रक्चर, जहाँ यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात हो रही है कि कर्मोन्नता, शंखावर्त और वंशीपत्रा करके। तो जैसे जो तीर्थंकर जन्म लेते हैं माता से, वो माता का योनि जो है कर्मोन्नता मानी गई है। जितने भी 63 शलाका पुरुष माने गए, 63 महापुरुष माने जाते हैं, हर युग में होते हैं, उनकी माता की योनि जो है कर्मोन्नता होती है। चक्रवर्ती की जो पत्नी होती है, जिसे हम कहते हैं स्त्री रत्न कहा जाता है, 14 उनके रत्न होते हैं, उसमें से एक स्त्री रत्न होती है, जिसे लक्ष्मी की तरह, एक देवी की तरह उनकी पत्नी होती है, जो सहज ही प्रकट होती है, वो किसी से जन्म नहीं लेती है। तो वो उनकी योनि शंखावर्त मानी गई है, और सामान्य स्त्रियों की योनि को वंशीपत्रा के रूप में डिस्कस किया गया है। तो ये इससे पता चलता है कि किस तरह की योनि होती है और उससे किस तरह के मनुष्य उत्पन्न होते हैं। तो ये मनुष्य का स्वरूप जानने की दृष्टि से, तो आज का ये चैप्टर बहुत ही छोटा था, मैंने इतने में ये बात डिस्कस की है। तो कुछ प्रश्न हो तो प्रश्न लिए जा सकते हैं। जिस किसी के भी प्रश्न हो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, कमला जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपना माइक अनम्यूट। शम्मी जी, हाँ, मेरा ये प्रश्न है कि अपन वो गति बोलते हैं ना, 4 गति, और इधर ये 3 योनि जो आपने बताई, दोनों अलग अलग हुआ या एक ही है वो सब? ये तो 4 गति के जो जीव हैं वो कहाँ कहाँ उत्पन्न होते हैं, किस किस रूप में उत्पन्न होते हैं, उसको योनि के अंतर्गत डिस्कस किया गया है। तो गतियां तो 4 ही हैं, पर उन 4 गतियों में 84 लाख प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं, बर्थ प्लेसेस है।
जीवों के प्रकार तो उससे भी ज्यादा है, और अच्छा। वो टोटल नंबर बताया जाता है 1,97,97,00,000 स्पेसीज मानी गई है। ये तो मैंने आपको योनि बताई है, बर्थ प्लेसेस जहाँ जीव उत्पन्न होते हैं, किंतु जीवों की जो फैमिलीज मानी गई हैं आगमों में, वो है 1,97,97,00,000। तो मैं जस्ट यहाँ फिगर लिख सकती हूँ, तो उसको 1,97,97,00,000 तो स्पेसीज यानी फैमिलीज मानी गई है जीवों की। तो उनमें नंबर जीवों का तो वो तो अनंत हो सकता है, असंख्य होता है। पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, इनमें असंख्य असंख्य जीव होते हैं संख्या में। और मनुष्य जो है वो भी असंख्य होते हैं। वनस्पति जो है वो अनंत होते हैं। तो जीवों का नंबर तो असंख्य और अनंत में आता है, किंतु उनकी योनियां, उनके जन्म लेने के स्थान कहाँ कहाँ है, कितने प्रकार से वो जन्म लेते हैं, ये योनियों के अंतर्गत डिस्कस किया गया है। और उनकी स्पेसिस कितनी है, तो वो 1,97,97,00,000 स्पेसिस मानी गई है। ठीक है दामी, वो जन्म स्थान से योनि काउंट हो रही है, ठीक है। हाँ, ये जन्म स्थान है तो चारों हाँ, चार गति के जीव ही जन्म हाँ, ले, पर वो जन्म स्थान से, ठीक जन्म है। लेने वाले चार गति के ही जीव है, किंतु वो कितने प्रकार से जन्म लेते हैं, कितने रूपों में जन्म लेते हैं, इसके के अंतर्गत डिस्कस किया है। ठीक है, धन्यवाद। भंडारी सर, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपने ये बहुत टाइमली लेक्चर दिया, मैं इसी पर काम कर रहा था, तो मेरे बहुत सारे प्रश्न हैं। एक तो प्रश्न है कि योनि को हम स्पीशीज मानेंगे या क्या मानेंगे, और फिर कुल कोटि, लेट मी एक्सप्लेन माय प्रॉब्लम, बिकॉज कुछ सीरियस प्रॉब्लम है। एक वो कुल कोटि हुई, उनको आपने फैमिली कहा, तो योनि को स्पीशीज मानेंगे, नॉट मतलब किस, जिसको प्रजाति बोलते हैं हिंदी में। हाँ। तो आप अच्छा, फिर उसमें क्या दुविधा उत्पन्न होती है कि कई बार फैमिलीज तो एक्चुअली कम होनी चाहिए और प्रजाति ज्यादा होनी चाहिए। फैमिली का सब क्लासिफिकेशन स्पीशीज ऐसा माना जाता है, पर कई केस जो आपके मैंने वो आर्टिकल पढ़े, तो उसमें कई बार फैमिलीज ज्यादा हैं और स्पीशीज कम हैं। तो ये इसका थोड़ा कंफ्यूजन था मेरे को, तो मैंने कहा ये एक प्रश्न तो ये है, इस पर आप कुछ बताएंगी तो मेरे को बहुत मतलब ये समझना है। ओके, सो पहली बात ये है कि ये योनि का मतलब आपने देख लिया कि बर्थ प्लेसेस है। बर्थ प्लेसेस का मतलब जीव किस एनवायरनमेंट में पैदा हो रहा है और किस तरीके से पैदा हो रहा है, ठीक है ना, किससे पैदा हो रहा है, इसके आधार पर ये योनि का डिस्कशन है। अब इससे ये नहीं पता चलेगा कि वो सपोज कोई माता से उत्पन्न हो रहा है तो माँ उसकी बर्थ प्लेस है ना। सो बर्थ प्लेस इसके संदर्भ में बात हो रही है कि एक तरह से जीवों की उत्पत्ति की प्रक्रिया क्या है, किस तरह का एनवायरनमेंट उनको चाहिए, किस तरह के जीवों को किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए, और वो किससे उत्पन्न होते हैं, किन स्थानों पर पैदा होते हैं। इस बात को डिस्कशन करने के लिए 84 लाख प्रकार की योनियों की चर्चा की गई है। तो वो जीव से भी पैदा तो हो सकते हैं। 84 लाख प्रकार के जीव उत्पन्न होंगे। ये प्लेस प्रकार मतलब जैसे बंदर है तो हाँ, कितने प्रकार के होंगे, वो सब गिने अपन, तो वो योनि में आएंगे या उसका योनि से कोई संबंध नहीं है? कुछ अंशों में ऐसा लगता है कि दोनों ही है। बर्थ प्लेसेस में मतलब किस किस कलर का जीव पैदा हो रहा है, सपोज तो कलर के हिसाब से, या बर्थ प्लेसेस जो है किस किस, तो उसमें वो जो जिनसे उत्पन्न हो रहा है उसका कलर भी उसमें आएगा ना, उसकी बॉडी में। इसको मैंने इसको दो प्रकार में डिवाइड किया है। एक ये सुपरफिशियल क्लासिफिकेशन है जिसमें कलर उसका ब्राउन है या ब्लू है, या जैसे मनुष्य ले लें तो हिस्पैनिक है या निग्रो है या कौन प्रजाति, तो वो तो सुपरफिशियल हुआ, वो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं योनि के हिसाब से। और एक है फंडामेंटल कि भाई होमोसेपियन है जैसे, तो वो एक स्पीशीज हुआ पूरा। और उसके तो मतलब मैं क्या प्रयत्न कर रहा हूं कि इसको
मॉडर्न बायोलॉजी से जोड़ने का प्रयत्न कर रहा हूँ, इस संदर्भ में पूछ रहा हूँ. सो प्लीज फॉरगिव मी इफ आई एम आस्किंग some things out of the your lecture. लेकिन मैं मतलब जो मैंने लिया है इसको 350 से डिवाइड कर दिया है. आपके जो योनि लिखा है 2 लाख 7 लाख ही है. हाँ तो वो 350 तो सुपरफिशियल है, रंग और वर्ण और सुगंध और टेस्ट, और बाद में जो बचती है वो फंडामेंटल उसकी प्रजाति हुई, स्पीशीज हुए. यस ओके जैसे भालू कितने प्रकार के होते हैं, मतलब छोटा बड़ा नहीं, उसका साइज नहीं, वो तो आपके संस्थान में आ जाएगा, काला गोरा नहीं, लेकिन वो फंडामेंटली उसकी स्पीशीज. मे बी लोढ़ा साहब कैन कनेक्ट इट टू मॉडर्न बायोलॉजी, आई डोंट नो, बट विल कम टू दैट. तो एक तो प्रश्न ये है, और दूसरा प्रश्न है मेरा, ये कुल कोटि जो है वो फैमिलीज आपने बताया. तो फैमिलीज, इसका जो हायरार्की होता है, जैसे लाइफ का डोमेन, डोमेन से फिर फाइलम, फाइलम से वो करते करते फिर फैमिलीज, फिर स्पीशीज, ऐसा मॉडर्न बायोलॉजी में टेक्सोनॉमी में ये आता है क्लासिफिकेशन. तो स्पीशीज हमेशा ज्यादा होनी चाहिए फैमिलीज के कंपैरिजन में, तो ये परंतु इसमें कई जगह ये उल्टा भी है. ओके सो ये तो क्या है कि मैं इतनी साइंस की वो मुझे फैमिली और स्पेसिस शब्द का इतना डिफरेंस है या ये इतने एक दूसरे डिफरेंट कंसेप्ट है, इसका जानकारी नहीं होने से कभी कभी फैमिली की जगह स्पेसिस शब्द यूज कर लेते हैं, या स्पेसिस को फैमिली, उनको इंटरेक्शनबल टर्म्स मान करके, दोनों को सेम मान करके हम यूज कर लेते हैं. सो दिस इज आवर मिस्टेक एक्चुअली. उस हिसाब से देखा जाए तो आपके हिसाब से ये है कि फैमिलीज जो हैं वो ज्यादा होनी चाहिए और स्पेसिस कम होनी चाहिए स्पीशीज से. हाँ, तो अब अभी एक दृष्टि से ये माना जाए तो योनि जो है एक तरह से फैमिलीज के अंतर्गत है, और स्पेसिस जो हैं वो कुल कोटि के अंतर्गत आपको समझना सही रहेगा, तो वो ज्यादा सही है तरीका. अच्छा, एक दूसरा छोटा कंफ्यूजन है मेरे को, वो और पूछना चाहूंगा. ये आप जो फायर बॉडी कहते हैं ना, एक्चुअली इसका तेऊ का वर्ड यूज किया गया है. यस बिल्कुल. तो हाँ, तो वो मैं उसको इंटरप्रेट करता हूँ ऐसे कि ये जिसके खाली तेजस शरीर हो, जिस नहीं ऐसा तो कभी होता ही नहीं. मेरा आर्ग्यूमेंट सुन लीजिए आप, गलत ही होगा, मोस्ट प्रोबेबली आई एम ऑलवेज रॉन्ग, बट तो वो क्या है कि जैसे तेजस, जिसके ये अपने औदारिक शरीर नहीं हो, खाली तेजस शरीर हो, उसको हम तेऊकाय कह सकते हैं. तो वो फायर बॉडी जो है वो दैट इज ए नॉट ए करेक्ट इंटरप्रिटेशन. इट शुड बी ए स्पीशीज ओनली विद तेजस शरीर, एस्ट्रल बॉडी. तो उसमें जो केमिकल एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है, जिसमें एनर्जी से वो चलता है, उसको हम उसमें गिन सकते हैं, ऐसा मेरा ख्याल है. तो इस पे इसको जरा समझाइए आप प्लीज. ओके, तेजस शरीर तो हर जीव को चाहिए, चाहे वो अग्नि हाँ. का हो, चाहे पानी का हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, हर प्राणी को तेजस शरीर, इलेक्ट्रिक एनर्जी तो हर किसी जीव को चाहिए. बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बिना कोई भी बॉडी वर्क नहीं करती है. सही है, बिल्कुल So सही it है. is a very common to all the living beings. It is not confined to the fire-bodied living beings. जब हम फायर बॉडीड लिविंग बींग्स कह रहे हैं तो वो स्थूल शरीर जो उनका बना हुआ है, जो हमको विजिबल है, अग्नि के रूप में दिख रहा है, वो उसे हम फायर बॉडी कह रहे हैं. नहीं, आप जो कह रही है ना कि सबको तेजस शरीर होता है, वो सही है, पर जिनको तेजस शरीर ही होता है और औदारिक शरीर नहीं होता है, उनको हम तेऊकाय कहते हैं. बाकी सबके दोनों होते हैं, ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है. भंडारी जी, कोई भी आत्मा बिना तेजस कार्बन शरीर के तो हो ही नहीं सकती है. कोई भी ठीक है, पर बिना औदारिक शरीर के हो सकती है. नहीं औदारिक शरीर के तो जीव तो बिल्कुल अंतराल गति में ही होता है. वो तो हार्डली 1 या 2 या 3 मैक्सिमम 4 समय के लिए होता है. विदाउट फिजिकल बॉडी के कोई जीव रह ही नहीं सकता, वर्क ही नहीं कर सकता है.
तो उसके पास कोई ना कोई फिजिकल बॉडी होगी होगी। ये अंतराल गति में जो कि 1 से ये जो 4 आप फायर बॉडी कह रहे हैं, इसमें औदारक शरीर नहीं होता, ये खाली एनर्जी होती है। ऐसा है ना कि एनर्जी बॉडी, एनर्जी इज इटसेल्फ द बॉडी। नहीं नहीं, आप जो समझ रहे हो वो आगम की बात नहीं है। आगम के अनुसार अग्नि काय का जो आपको विजिबल बॉडी दिख रहा है, अग्नि रूप, अग्नि के रूप में, लौ के रूप में, शिखा के रूप में, अंगारे के रूप में, ये जो आपको फायरी फॉर्म दिख रहे हैं, ये इसी को तेजस शरीर कहा, इसको अग्निकायिक शरीर कहा है, अग्निकायिक ये बॉडी। अपने जो ट्रांसलेशन की है हमने तेजस शरीर को फायर बॉडी, ये दिस इज नॉट करेक्ट। नहीं, तेजस शरीर को फायर बॉडी लिविंग बीइंग नहीं कहा। तेजस शरीर अलग चीज है। तेउकाय। हाँ, मेरी बात सुनिए। तेजस शरीर जिसको आप तेउकाई कह रहे हो, तेउकाई तो प्राकृत भाषा है और हिंदी में उसको तेजस बोलते हैं, एग्जैक्टली, है ना। और तेजस नाम अग्नि का है, अग्नि का है। अग्नि तत्व अलग है और जो अपनी तेजस शरीर है वो अलग है। तेजस शरीर अलग है, अग्नि, तेजस शब्द अग्नि के लिए भी आता है, ठीक है ना। सो तेजस शरीर भी एक प्रकार से फायरी बॉडी है, एक एनर्जेटिक बॉडी है, वो तो हर जीव के पास में रहेगी और वो उसी के साथ रहेगी जिसके साथ कर्मण शरीर है। बिना कर्म शरीर के तेजस शरीर भी नहीं होता है। ऐसा कोई जीव हो ही नहीं सकता जिसके पास कर्मण शरीर ना हो और केवल तेजस शरीर हो। जो भी बॉडी अगर कार्बन शरीर है उसको भी फंक्शन करना है तो बायोइलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए उसके लिए भी, और फिजिकल बॉडी को वर्क करना है तो भी बायोइलेक्ट्रिक बॉडी चाहिए। कोई भी बॉडी है उसके साथ में तेजस शरीर तो जरूरी है, पर वो इंटरनल है, उसको फायर नहीं कहा है, उसको फायर नहीं कहा। फायर तो जो हमें फायर के रूप दिखाई देते उसको फायर कहा है। तो फायर बॉडीड लिविंग बीइंग आपने तेउकाई के हिसाब से सोच लिया है, पर तेजस का मतलब अग्नि भी होता है और तेजस का मतलब तेजस शरीर भी होता है। और तेजस शरीर अपने आप में एक तरह से इलेक्ट्रिक बॉडी है, एक प्रकार से एनर्जेटिक बॉडी है, एनर्जी बॉडी है। सो उसको इसलिए तेजस वो भी एक अग्नि तत्व ही एक प्रकार से हमारे शरीर के अंदर। बट जब फायर बॉडी की बात की जाती है उसमें अग्नि का जो रूप हमें दिखाई देता है उसकी बात हो रही है। और वो स्थूल शरीर है, जब जीव उत्पन्न होता है उस तरह की योनि में तभी वो शरीर उसको प्राप्त होता है। तेजस शरीर तो उसका हर समय है ही उसके साथ में, परंतु वो जब अग्नि का फॉर्म में जन्म लेता है तभी वो अग्नि का बॉडी उसको मिलती है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, थैंक यू। तो पोखाना जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाँ समनी जी, वंदन आपको। हाँ। शॉर्ट बट स्वीट अच्छा आपने प्रेजेंटेशन दिया। मेरी एक जिज्ञासा है, जैसा कि आपने कहा कि कोई भी जीव मतलब तेजस का और ये मतलब ये कर्मण शरीर और तेजस शरीर वो तो होंगे ही सभी के अंदर, मतलब हाँ, ये तो दोनों साथ ही रहते हैं। दोनों साथ ही रहते हैं, ठीक है। देवी देवता के बारे में कहते हैं कि उनका भौतिक शरीर नहीं होता है, हाँ, पर उनका मतलब है जो कर्मण शरीर और तेजस शरीर होता है, मतलब परंतु देवी देवताओं का भी भौतिक शरीर उनका वैक्रिय शरीर कहलाता है। स्थूल शरीर जो हमारा शरीर है वो औदारिक कहलाता है। देवताओं हाँ के पास में भी भौतिक शरीर होता है, उस शरीर का नाम वैक्रिय शरीर है, जिसमें रूप बनाने की क्षमता होती है, अलग अलग रूप बना सकते हैं। वो चाहे तो शेर का रूप ले सकते हैं, वो चाहे तो पहाड़ बन सकते हैं, कुछ भी बनना चाहे वो बन सकते हैं। तो उनकी बॉडी में वो एक क्वालिटी होती है कि वो कोई भी रूप परिवर्तन कर सकते हैं। उसको इसलिए उसका नाम है वैक्रिक बॉडी होता है, वैक्रिय बॉडी। वो हमारी जैसे मैटर नहीं होता, उसका डिफरेंट मैटर होता है जिसमें रूप परिवर्तन की क्षमता होती है। तो मेरा क्वेश्चन यही से है कि जो वैक्रिय शरीर होता है, तो ये जो योनियों की जो बात करते हैं, मतलब 84 लाख योनियों की, तो जो देवी देवताओं के योनियां होती है वो क्या मतलब वैक्रिय शरीर की होती होगी? वैक्रिय शरीर की होती है। हाँ, तो अगर वैक्रिय शरीर की होती होगी तो अपन ये कह सकते हैं कि 84 लाख योनियों में ऐसी भी योनियां हैं जिसमें फिजिकल मैटर नहीं है, हाँ, हाँ, जिसमें बिल्कुल। फिजिकल मैटर नहीं है। क्या ये कह सकते हैं या मतलब पुद्गल नहीं है, या कह सकते हैं या तेजस शरीर और कर्मण शरीर और वैक्रिय शरीर भी एक ढंग का पुद्गल ही है? ये जितने भी प्रकार के शरीर है, चाहे वो तेजस शरीर हो,
चाहे कार्बन शरीर हो, चाहे औदारिक हो, चाहे वैक्रिय शरीर हो, चाहे आहारक शरीर हो, जो कि आपके लिए विजिबल नहीं होता, योगी लोग जिसको क्रिएट करते हैं, तो वो बहुत ही फाइन मैटर का होता है। किंतु ये जितने भी शरीर है वो सब मटेरियल बॉडीज हैं, उनकी अलग अलग क्वालिटी है। हाँ, उनकी अलग अलग क्वालिटीज, अलग अलग क्वालिटी है, पर सब मटेरियल है, सब पुद्गल से ही बनी हुई है, इसलिए सबको मटेरियल या फिजिकल बॉडी ही कहा जाता है। वो फिजिकल बॉडी के 5 प्रकार है, ठीक है ना। तो हमारा शरीर औदारिक शरीर कहलाता है, देवताओं का शरीर वैक्रिय शरीर कहलाता है। योगी जो 14 पूर्वधर होते हैं वो अपने किसी प्रश्न का आंसर लेने के लिए तीर्थंकरों के पास में एक शरीर भेजते हैं, जिसको मैसेंजर बॉडी होती है, वो एक प्रकार से। आहारक शरीर जिसे कहा जाता है वो बहुत फाइन पुद्गलों से बना होता है, बहुत छोटा भी होता है आकार में, पर और इनविजिबल होता है, वो योगी को ही दिखता है या तीर्थंकरों को ही दिखाई देता है, समझो। तो वो शरीर भी मुद्गल से ही बना हुआ, परंतु उसका मैटर बहुत ही फाइन है, बहुत ही इनविजिबल फॉर्म में होता है, बट वो भी मटेरियल ही होता है। और कार्बन शरीर भी कर्म पुद्गल, कर्म के भी पुद्गल ही होते हैं। तेजस शरीर भी जो है वो बायोइलेक्ट्रिक बॉडी से के पुद्गल ही होते हैं, तो वो एनर्जेटिक बॉडी है, तो वो भी मटेरियल ही है। मटेरियल तो सभी बॉडीज होंगी। तो ऐसा कोई क्लासिफिकेशन है कि जैसे योनिया है वो मतलब ये अपने कर्मण और तेजस शरीर से जो खाली 2 हो उसमें इतनी मतलब योनिया होती है, वैक्रिय शरीर के अंदर है जिसकी वैक्रिय शरीर हो वो इतनी योनिया होती है, यानी वैक्रिय शरीर के सहित है इतनी योनिया होती है, खाली कर्मण और तेजस शरीर हो उसकी इतनी योनिया होती है। मतलब इस ढंग का कोई क्लासिफिकेशन है क्या मतलब शास्त्रों में? ये जो अभी आपको बताया जा रहा है कि 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अपना है, 7 लाख तेजस का है, ये आप जीवा योनि की अपन संवत्सरी महापर्व पर बहुत बार रिपीट करते हैं इस चीजों को। तो ये इसी से पता चल रहा है कि एक देवताओं की छोड़ दीजिए, नरक के प्राणियों की छोड़ दीजिए, तो 84 लाख योनियों में देवता की 4 लाख योनि निकाल दीजिए, नरक के प्राणियों की 4 लाख योनि निकाल दीजिए, बाकी तो सारे 84 में से आपका कितना रह गया है? 74 टाइप्स 4 लाख योनियां केवल हमारी औदारिक शरीर की है। नहीं, एक मिनट ये तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो देवी देवताओं की योनिया होती है वो आपने कहा कि 4 लाख होती है, यस, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वैक्रिय शरीर जिनका हो वैसी योनिया 4 लाख है, मतलब ये कह सकते हैं आप? हाँ, तो ये कह सकते हो आप, वैक्रिय शरीर की 4 लाख योनियां, ऐसा बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, देवता का बोलो चाहे वैक्रिय। देखिए वैक्रिय शरीर में 2 तरह के जीव आते हैं, नरक के प्राणियों का भी शरीर वैक्रिय शरीर ही होता है, ठीक है ना। तो नरक के प्राणी 4 लाख हो गए और देवता 4 लाख, ऐसे 8 लाख वैक्रिय शरीर की योनियां होती है, आप ऐसा कह सकते हो। हाँ, मुझे ये एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि खाली वैक्रिय शरीर की भी 4 लाख योनियां होती है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल से, बहुत बड़ी लेकिन बात समझी है। जी, एक बात मैं कुछ कह कहना रहे चाहता हैं। हूँ, समझी जी, हाँ, बोलिए। ये जो देवी देवताओं का और नारकियों का जो जन्म है वो उपपात जन्म माना गया है, वो गर्भज जन्म नहीं है। हाँ, नहीं वो तो नहीं है। तो ये जो पोखरणा साहब का जो अर्थ है मेरे ख्याल से उसमें, तो वो योनि ना करके उपपात जन्म है, और जो गर्भज जन्म है वहां आप उसको उस अर्थ में लीजिए, दोनों में अंतर हो गया। एक्चुअली मैं यही कह रहा था कि अगर मान लो वैक्रिय शरीर होगा तो अपन जो पुद्गलिक योनि से कंपेयर कर रहे हैं, वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल, मतलब क्योंकि दोनों अलग अलग है कंसेप्ट, मतलब तो वो जो मेरे ख्याल से कछारा साहब कह रहे हैं इसका डीप मीनिंग है, मतलब मेरे ख्याल से, मतलब देखिए योनि यहाँ पर जो बताई है वो इसी हिसाब से बताई है कि वो जीव कहाँ किस रूप में उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। तो देवता हमेशा अचित्त योनि में पैदा होते, किसी जीव से पैदा नहीं होते। तो अचित्त योनि यानी उनकी अपनी शैया होती है, बेड होता है, एक बेड तरह का फॉर्म होता है, तो वहां पर वो पैदा होते हैं, तो वो अचित्त योनि है उनकी। प्लस शीतोष्ण योनि है उनकी, उनका एनवायरमेंट जो है नॉर्मल टेम्परेचर वाला होता है, एंड वो कवर्ड होते हैं। तो ये उनकी उत्पत्ति की ये प्रक्रिया है। अब उनमें ये है कि ये 5 प्रकार के कलर, 2 प्रकार के गंध, 5 प्रकार के रस और 8 प्रकार के स्पर्श इनका और संघनन,
इन सब का इनसे मल्टीप्लाई करें तो देवताओं के ये इतने प्रकार हो जाते हैं, जो उत्पन्न होते हैं तो वो इतने प्रकार के देव उत्पन्न होते हैं। तो नहीं तो परंतु ये जो आपने गुण उत्पन्न बताया, होने की प्रक्रिया वो जैसा कछारा साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि वो किसी जीव से पैदा नहीं होते, जैसे मनुष्य गर्भ से पैदा होता है उस तरह से नहीं होते। वो नहीं उनकी पर आपने अच्युत योनि कहा तो क्या देवती देवता में जीव नहीं होता क्या? नहीं, देवी देवता चेतना नहीं जीव, होती है? मैं इसीलिए कह रही हूँ कि बर्थ प्लेसेस समझना, योनि का मतलब है कि वो स्थान जहाँ जीव पैदा हो रहा है। अब वो जीव से भी पैदा हो सकता है, जैसे हम अपने माता से जन्म लिए हमने, तो माँ हमारी जीव थी, किंतु देवता जो जन्म लेते हैं वो किसी माता से गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, वो उनकी एक शैया होती है, देव शैया, वहां उत्पन्न होते हैं, तो वो तो अचित्त है, उसमें कोई लाइफ नहीं है। हो अच्छा अच्छा। ठीक है ना। नरक के प्राणी जो है वो कुंभी में पैदा होते हैं, तो उसमें कोई लाइफ नहीं, कुंभी के अंदर कोई लाइफ नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रही कि बर्थ प्लेसेस को समझिए कि वो जहां जीव उत्पन्न होता है, ठीक है ना, किस एनवायरनमेंट में होता है, किस कंडीशन में होता है, किससे जन्म लेता है, इसको योनि के अंतर्गत डिस्कस किया गया है। तो नहीं वो ठीक है, वो भी हाँ, ठीक है, लेकिन देवी देवता में तो जीव है ना, जो देवी देवता हाँ, उनमें तो जीव होता है। देवी देवता तो जीव है ही, जीव हाँ जीव हाँ ही हाँ जन्म लेता है, जन्म तो उसी का होता है जो जीव होता है हाँ 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 ना। कर्म के अनुसार ही तो जीव की गति होती है, चाहे वो देवता के रूप में पैदा हो, चाहे मनुष्य के रूप में पैदा हो, चाहे प्लांट्स के रूप में पैदा हो, तो जीव ही पैदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मैं धन्यवाद। कुछ बोलूं? हाँ बोलिए, आप तो मुख्य बात तो ये है स्पेशलिस्ट हैं। कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, हाँ आत्मा बिना शरीर के हाँ, सिर्फ मोक्ष में होती है। बिल्कुल सही बात बिना है। शरीर की आत्मा हाँ, बाकी जगह नहीं होती, मोक्ष में ही होती है। बिल्कुल सही आपका तो ये अच्छा, वही वही अशरीरी होती, बाकी तो सब तो जगह शरीरी। अगर बिना शरीर के आत्मा दूसरी जगह नहीं होती है, हाँ तो ये जो अग्नि में जीव है, हाँ इसका शरीर कौन सा है, आत्मा कहाँ है? इसमें अगर जो हीटेड परमाणु ऊपर उठते हैं हाँ, लाइट होने के लिए यस, और फिर धुएं में बदल जाते हैं, हाँ, वो कार्बन के कण हैं। ओके, तो उसमें शरीर कहाँ है और बिना शरीर के आत्मा कहाँ है? जो अग्नि जल रही है उसको ऑक्सीजन अग्नि जल रही चाहिए। है, अग्नि को समझना पड़ेगा। हाँ, अग्नि सिर्फ हीटेड कार्बन पार्टिकल्स है, अब यही तो बात है ना। इसमें कार्बन पार्टिकल्स हाँ, ऊपर उठते हैं, उसमें ज्वाला दिखती है, नहीं और जब वो ठंडे हो जाते हैं कार्बन पार्टिकल्स, हाँ, तब वो धुएं में बदल जाते हैं, वो ओके, असली 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 कार्बन में बदल जाते हैं। ठीक है। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि अग्नि जब कभी आप जलाते हैं तो उसको अगर आप किसी ढक्कन से कवर कर दे जिससे ऑक्सीजन अग्नि के अंदर प्रवेश न कर पाए, तो क्या अग्नि जलती रहेगी? अग्नि बिना ऑक्सीजन के नहीं जलती, नहीं जल सकती है, तो यही है तो शास्त्रों सिर्फ का। क्या ऑक्सीजन होने का है, सिर्फ ऑक्सीजन का यूज होता है, उससे ही आत्मा मान ली जाए। हाँ, शास्त्र में यही है कि अग्नि का एक जीव श्वास लेते हैं और इसीलिए उनको निरंतर ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहती है। अगर वो नहीं मिले तो वो अग्नि का एक जीव समाप्त हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। अब वो धुआं उत्पन्न होने की जो बात है, तो वो ये है कि जो फ्यूल है, वो फ्यूल जब जलता है तो वो कार्बन पार्टिकल्स में बदलता रहता है। तो हमारी बॉडी भी है, हम जीव होते हुए भी हमारी बॉडी को भी अगर बर्न किया जाता है तो उससे भी धुआं, जब वो बर्न होगी तो वो धुआं उससे अपने आप निकलते ही है, कार्बन पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं, तो वो तो बॉडी का अपना स्ट्रक्चर है। और जीव लाइफ, अग्नि का एक जीव निरंतर बढ़ते रहते हैं, जब उनको ऑक्सीजन मिलती है या फ्यूल मिलता है, जैसे हमें भोजन मिलता है तो हमारी बॉडी बढ़ती रहती है, उसी तरह से अग्नि का एक जीव को आप फ्यूल ऐड करते जाते हैं तो वो बढ़ती रहती है। और शास्त्रों में कहा गया है कि अग्नि का एक जीव कभी भी, आपको एक सिंगल जीव आप कभी देख ही नहीं सकते हो, चाहे पृथ्वी हो, पानी हो, अग्नि हो, वायु हो, इनके जीवों को आप सिंगल रूप में कभी नहीं देख सकते। जब कभी आप देखते हैं वो अनेक कलेक्टिव बॉडीज होती है,
बहुत सारे असंख्य जीवों की वो बॉडी समूह में करके, और उसका आकार बताया है कि जैसे सुइयां होती है, सुई होती है, आप गर्म करते हैं सुई, एक सुई के साथ दूसरी सुई, दूसरे के साथ तीसरी, अगर आप गर्म करते हो और वो सुइयां आपस में जिस तरह से इकट्ठी हो जाती है, उस तरह से अग्नि का एक शरीर, जीवों का शरीर उस तरह से सुई की माफिक होता है। और ये एक साथ अनेक जीवों का शरीर ही आप देख पाते हो, सिंगल जीव कभी देख ही नहीं सकते हो। तो ऑक्सीजन की सप्लाई इनको इसके चाहिए, इसका हिसाब से मतलब है कि इसमें लाइफ है। इसका आपके कहने के हिसाब से हाँ कि जिस तरह देवता बिना हाँ। किसी गर्भ के पैदा होते हैं, तो अग्नि भी बिना किसी गर्भ के पैदा होती है। यस, तो ये तो समूर्छिम है ना, ये समूर्छिम है, ये कहीं भी पैदा हो सकते हैं, जहाँ कहीं इनको एनवायरमेंट, कंड्यूसिव एनवायरमेंट इसमें मिलता है। आत्मा उसी तरह पैदा होती है, यहाँ पर जीव लेती है आत्मा जिस तरह से देवता या नारकी के जीव लेते हैं। बिल्कुल, उनकी प्रक्रिया यह है कि वो एक पर्टिकुलर शेप में, पर्टिकुलर प्लेस में पैदा होते हैं, और उनकी पर्टिकुलर रचना होती है, इसलिए उस उनका देवता का और नारकी के नहीं जीव को वो कहा जाता किसी है। जगह पर धारण कर लेते हैं। हाँ नारकी हाँ के जीव भी हाँ, पूरी में पैदा हो जाते हैं, यस। लेकिन अग्नि कैसे होती है? इसीलिए अग्नि का तो ये है कि जहाँ कहीं उष्ण प्लेसेस हो, कैरोसिन हो, जैसे मान लीजिए आपका समुद्र में भी आग लग जाती है, अब उस आग को लगाने कौन जाता है? कोई नहीं जाता है, पर कैरोसिन होता है तो वहां पर अग्नि लग सकती है ना। कोई जंगल कारण से आग लगती है, है। लगाने कोई नहीं जाता। हाँ लगाने से भी लगती है, या हाँ तो और भी कारण होते हैं, हाँ हाँ। लेकिन अपने आप आग नहीं पैदा होती है। वो अपने आप नहीं पैदा होती है, तो का मतलब है कि वहां पर सपोज किसी ने आग समुद्र में जाके लगाई नहीं, पर लग गई आग, उसका कारण क्या बनता है? नहीं, सवाल ये है, मेरा प्रश्न अलग है अच्छा, कि उस जो अग्नि का जीव पैदा होता है, हाँ हाँ। उसका रूप वही है क्या जो देवता का है या नारकी के जीव का है? अब ये देखना है कि देवता तो पुण्य के योग से स्वर्ग में उत्पन्न होंगे, वो हर जगह नहीं पैदा होंगे। नरक के जीव अपने पाप कर्मों के कारण से नरक में ही उत्पन्न हो सकते हैं, वो हर जगह नहीं हो सकते हैं। किंतु पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये 5 स्थावर के जीव संपूर्ण विश्व में कहीं भी पैदा हो सकते हैं, कहीं भी पैदा हो सकते हैं, किंतु ये कहलाएंगे पृथ्वी के जीव, पानी के जीव, अग्नि के जीव, वायु के जीव या वनस्पति के। ये देवता नहीं कहला सकते, ये मुक्त जीव भी नहीं। मोक्ष में भी जीव है पृथ्वी काय के, किंतु वो मुक्त जीव नहीं कहलाएंगे, वो पृथ्वी के ही जीव कहलाएंगे, वहां एकेंद्रीय कहे जाएंगे, उनको कोई मुक्त नहीं मानेगा, सिद्ध नहीं मानेगा, चाहे वो जन्म वहां ले ले भले। पानी पड़ा हुआ है, हाँ चाहे समुद्र में है चाहे हाँ गिलास में है, बिल्कुल, वो मल्टीप्लाई नहीं करता, मल्टीप्लाई नहीं करता है। यस, मल्टीप्लाई नहीं करता। तो तो फिर इसलिए हाँ इसमें जो जीव पैदा होते हैं वो हाँ, किस रूप में होते हैं? ये माना गया है कि पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति के जीवों की उत्पत्ति निरंतर होती रहती है। निरंतर का मतलब है कि उसमें जो एट प्रेजेंट में जो जीव हैं वो मर जाते हैं, नए उसी जगह पैदा हो जाते हैं, फिर नए वो पुराने मर जाते हैं, नए उत्पन्न होते हैं। इनमें 1 मिनट का भी अंतर नहीं रहता है। जैसे कि मनुष्य होता है कि मनुष्य माँ के गर्भ में आया तो 9 महीने, 9 महीने एक बच्चा जब तक जन्म नहीं लेगा, दूसरा जन्म बच्चा उसमें उस जगह पैदा नहीं हो सकता है। किंतु इसमें पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति में शास्त्रीय दृष्टि से ऐसा नहीं माना जाता है। इसीलिए पक्का पानी के करने की परंपरा क्यों है जैन परंपरा में? मटके के अंदर रखा हुआ पानी बढ़ेगा तो नहीं, तो फिर क्यों पक्का करते हैं? इसीलिए करते हैं कि वो जो जीव अभी एट प्रेजेंट में उसमें जो एग्जिस्ट कर रहे हैं पानी के अंदर, वो तो खत्म हो जाएंगे, किंतु नए उसकी जगह पैदा हो जाएंगे। और जब आप चूना डाल देते हैं या गर्म कर लेते हैं या कोई फिल्टर प्रोसेस करते हैं, तो उससे उसकी लाइफ अगर खत्म हो गई है तो टाइम बीइंग के लिए फिर नई उत्पत्ति उसमें नहीं होती है। पुराने एक बार के लिए डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, किंतु जब तक उसका असर रहता है प्रोसेस का, तब तक नया उत्पन्न नहीं होगा नेक्स्ट में। नहीं तो हर मोमेंट में जीव उत्पन्न हो रहे हैं, उतने जीवों की हिंसा व्यक्ति को लगती है। इसीलिए पक्का पानी करने की परंपरा है। जो स्टरलाइज पानी है, हाँ स्टरलाइज जो Yes. कैप्सूल में मिलता है, हाँ हाँ बिल्कुल सील्ड, हाँ हाँ, जो स्टरलाइज करके एक बोतल में सील कर देते हैं, ओके। उसमें से वो जीव है या अजीब है?
वो तो स्टरलाइज्ड कर दिया, इसका मतलब आपने प्रोसेस कर लिया है कोई, या कोई फिर कोई तरह का कुछ केमिकल भी प्रोसेस नहीं किया, उसे हीट किया है। हीट किया ना? उसकी हाँ, हीट किया तो हीट की प्रोसेस की ना आपने। ठीक है, हीट से तो लाइफ खत्म होती है। वो तो इसकी लाइफ तो खत्म हो गई, और बिल्कुल। उस भी पानी है, और हाँ। पानी आप कहते हो जीव है। पानी, हीट करने के बाद भी हाँ हाँ जो कुकर में भरा जाता है हाँ वो हाँ पानी है, हाँ हाँ। और पानी आप कहते हो जीव है। आप ये समझिए कि पानी दो तरह का है। एक तो है कि पानी जिसको प्रोसेस आपने नहीं किया तो उसमें जीव होता है। अगर आपने उसको प्रोसेस कर दिया, चाहे हीट के कारण, हीट टेम्परेचर के कारण से वो जो है नॉन लिविंग हो गया, किसी केमिकल को मिक्स करने से हो गया, किसी दूसरे एलिमेंट को मिक्स करने से हो गया, ये नमक आदि चीनी वगैरह ये मिक्स करने से भी हो जाता है, तो वो नॉन लिविंग वाटर है। सारे पानी होने मात्र से वो लिविंग हो ये जरूरी नहीं है। अगर वो प्रोसेस्ड है तो वो नॉन लिविंग हो गया। अब मूर्ति पूजक परंपरा, जैन परंपरा में जैसे मूर्ति पूजक ट्रेडिशन में पानी को गर्म करने का प्रचलन है। तेरा पंथ में चूना मिक्स किया जाता है। स्थानकवासी आज भी राख का ही विशेष प्रयोग किया जाता है, राख डाला जाता है और उससे पानी को अचित्त किया जाता है। तो मूर्ति पूजक ट्रेडिशन में जब गर्म पानी को कहा जाता है कि गर्म पानी ही लेना है, तो गर्म पानी वो 6 घंटे तक ही उसको मानते हैं कि ये नॉन लिविंग रहता है। आफ्टर 6 मंथ वो 6 आवर्स वो इतना कुल हो जाता है कि वापस उसमें जीव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, इसलिए फिर नया गर्म पानी उनको लेना पड़ता है। सो ये सच्चाई टाइम, ये है हाँ कि जो पानी बाहर रखा हुआ है बॉईल करने के बाद में उसमें जीव पूरे मरते नहीं है। मरते नहीं जो है। दूसरे जीव होते हैं ना, हाँ, जीव दो तरह के हुए, ओके। एक तो पानी में जीव है, हाँ, एक पानी जीव है। ये हम दो बातें हैं। हम आप पानी ही, जैन मान्यता ये है कि हाँ, पानी ही जीव है, यस और पानी में जीव भी रहते हैं। यस, वो दोनों ही बातें सही है। दोनों बातें है ना। हाँ तो जो पानी बॉईल करके बाहर रखा हुआ है हाँ उसमें चूंकि पूरे जीव मरे नहीं है, हाँ हाँ तो 3 घंटे बाद में वो वापस पनप जाएंगे, इसलिए वो पानी सचित माना जाता है। लेकिन जब सील कर देते हैं, हाँ जिसे जीव पूरे, जो बाहर के जीव पूरी तरह मार दिए जाते हैं, हाँ तो वो पानी अचित रहता है। इसका मतलब ये है कि पानी स्वर्ग में जीव नहीं है, सिर्फ पानी में जीव रहते हैं। उसको कंफ्यूज किया गया है। लोढ़ा साहब, you know that no process is 100%. आप पूरे 100% जीव कहीं भी नहीं मार सकते कोई भी प्रोसेस से। वो अलग आप बात कुछ है। भी कर लें तो नहीं, कुछ वो तो अलग बात रहेगा है। ही हमेशा। वो अलग बात है। नहीं, वो अलग अलग क्यों बात है, है। वो इसी में आती सवाल है। ये तो है, ये डिपेंड्स ऑन द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज जीव। जो मेडिकल साइंस में जीव की डेफिनेशन अलग है और जैनिज्म में जीव की डेफिनेशन अलग है। इस पे मैंने एक आर्टिकल लिखा है, आप जरा उसको पढ़ के मेरे को बताइए आपको कैसा लग रहा है, सही है या गलत। तो अब मूल बात है लोढ़ा साहब, अभी तक की जो परंपरा चली आ रही है उस हिसाब से ये है कि जो प्रैक्टिकली देखा जा रहा है वो ये है कि गर्म पानी करने के बाद आप चाहे उसे ओपन रखें फिर भी वो 6 आवर्स तक तो वो अचित्त रहता है। 6 आवर्स के बाद में वो सचित्त होना, वापस उसमें वो जीव उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसका टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि नए जीव वहां उत्पन्न हो सकते हैं। सो जस्ट ये हम जो बात कर रहे हैं वो जल को जीव मानने की बात कर रहे हैं। जल में जीव होते हैं ये बात तो सबको स्पष्ट है, उसको शास्त्रकार को कहने की क्या जरूरत है। ठीक है, वो कह भी दे प्रसंगवश, बाकी वो मूल सिद्धांत की बात नहीं है इतनी करने की जितनी जो कि सबको क्लियर है, पता ही है कि पानी में तो जीव होते ही है। पानी जीव है, यही जैनिज्म का बड़ी बात है। सही बात है, करेक्ट है। यही इसका कंट्रीब्यूशन है ना। यू आर राइट, सही है। हाँ, और पानी कहा जाता है कि वो शीत योनिक भी हो सकता है, उष्ण योनिक, यानी गर्म पानी के झरने भी होते हैं जहाँ की जल उत्पन्न हो रहा है परंतु वो सचित्त है, परंतु वो गर्म पानी का है झरना, तो इसलिए वो गर्म स्थानों पर भी पानी उत्पन्न हो सकता है। शीत योनिक भी होता है, ये उष्ण योनिक भी हो सकता है और शीतोष्ण योनिक भी हो सकता है। तो ये तीनों प्लेसेस पर पानी जनरेट हो सकता है। और पानी के दोनों रूप शास्त्र में बताए हैं कि परिणत और अपरिणत। परिणत का मतलब है कि प्रोसेस्ड, अगर आपने उसको प्रोसेस्ड कर दिया तो फिर उसमें लाइफ नहीं रहा, इट मे बी फॉर द टाइम बीइंग,
उसके बाद वापस उसमें जनरेट हो सकता है, किंतु जो अपरिणत है वो सचित्त माना गया, उसमें लाइफ मानी गई है, जिसमें जिसे प्रोसेस नहीं किया गया है, जो नेचुरल रूप में है। तो वो कई तरह के पानी है, जैसे आकाश से बरसने वाला, जमीन से निकलने वाला, और तरीके से जो पानी होता है, तो वो पानी के भी कई रूप बताए गए हैं शास्त्रों में, जो कि लिविंग माने गए। जब तक उनको प्रोसेस नहीं किया जाता है तब तक वो अपरिणत अवस्था में लिविंग होते हैं। ठीक है, उनका नेचुरल रूप से डेथ हो गई वो एक अलग बात है, नेचुरल भी डेथ होती है ना जीवों की, वो तो हमेशा तो जिंदा रहते नहीं है। तो पानी पड़ा पड़ा भी अचित्त हो सकता है, और कभी कभी पूरा अचित्त पानी कहा जाता है कि भगवान महावीर एक बार पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, उस समय पाकिस्तान हिंदुस्तान का ही हिस्सा था, और राजा उदाई को दीक्षा देने के लिए जा रहे थे, तो उस समय रास्ते में उनको पूरा तालाब जो है अचित्त पानी का मिला था, और साधुओं को प्यास भी लगी थी, किंतु भगवान महावीर ने उनको अलाउ नहीं किया था पानी पीने के लिए, क्योंकि उनको ये था कि फ्यूचर में कौन लोग समझेंगे, मैं तो केवल ज्ञानी हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पानी के अंदर लाइफ नहीं है, और मैं अगर परमिट कर दूंगा तो मेरा रेफरेंस लेकर के सचित्त पानी भी साधु पीते रहेंगे। इसलिए उन्होंने अपने साधुओं की डेथ भी हो गई पानी के कारण से, परंतु पानी पीने के लिए अलाउ नहीं किया था उन्होंने। तो पूरा का पूरा तालाब अचित्त पानी का था, यानी उसमें लाइफ नहीं था। ऐसा भी कभी कभी नेचुरल रूप में हो जाता है। शेषा जी और प्रश्न लीजिए ना, समय का भी कुछ ध्यान रखिए अब। हाँ शेषा जी। हाँ सर। ध्रुति जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हो। हमने जी वंदना आई जस्ट हैड वन स्मॉल क्वेश्चन। जो आपने 3 क्लासिफिकेशन बताए योनि के, शंखवर्त एंड कुर्म एंड वंशी, उसमें जो वर्त शब्द है उसका क्या मीनिंग होगा? वर्त का मतलब उसमें जिस तरह से किसी चीज में होता है ना, वो सर्कल शेप, हाँ, उसमें वो मोड़ आते हैं, तो वो वर्ता, हाँ वो एक तरह से वॉर्टेक्स आवर्त एक्चुअली आवर्त बोलते हैं। आवर्त, अच्छा, क्योंकि वो शब्द सिर्फ शंख के साथ है ना, बाकी दोनों में नहीं है। दो शब्द वो नहीं है, क्योंकि उसमें चक्रवर्ती की जो रानी होती है, जिसे श्री देवी कहा जाता है, जो कि किसी माँ से गर्भ नहीं से उत्पन्न नहीं होती है। आपने अगर हिंदू सीरियल्स देखे होंगे या हिंदुइज्म के पुराण ग्रंथों को देखा होगा, तो उसमें देव और असुरों के बीच में संग्राम होता है और समुद्र मंथन होता है, तो समुद्र मंथन में श्री देवी लक्ष्मी भी प्रकट होती है। इसी तरह से चक्रवर्ती की महल में वो श्री देवी उत्पन्न होती है, चक्रवर्ती की वो प्रथम रानी होती है। अच्छा तो उसकी योनि का ये स्वरूप होता है। अच्छा, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू ध्रुति जी। प्रभुलाल जी ठक्कर जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हो। एक्चुअली मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर भंडारी ने बताया कि फैमिली और बाद में स्पीसीज, तो फैमिली और स्पीसीज के बीच में जीनस भी आता है, तो यू हैव टू कंसीडर जीनस आल्सो। यस, यू आर राइट। तो इसीलिए पर ये जीनस का डिस्कशन में कोई वर्ड नहीं आया, इसलिए मैंने कहा उसको यूज नहीं किया। देखिए, वर्तमान में जिस तरह से स्टडी हो रही है और जो नई वोकैबुलरी आ रही है, प्राचीन समय में उस तरह से वो बातें जरूरत महसूस नहीं की गई, या सपोज उस समय वो टर्मिनोलॉजी थी नहीं, तो उस लैंग्वेज में आपको बराबर सारा इक्विवेलेंट सब चीजें बताना मुश्किल होगा। बट आपने जो स्पेसीज और फैमिली और ये बात कही है, तो मैं थोड़ा उसका डिफरेंसेस देख ली कि आगमों में इसके लिए इसका इक्विवेलेंट वर्ड क्या है, पर हर स्टेज के लिए तो वर्ड है ही नहीं उस समय उस तरह से। दैट इज ट्रू, बट ये दो चीजों का क्या इक्विवेलेंट है वो मुझे जानना था। हर एक का तो नहीं आएगा, डोमेन एंड किंगडम एंड जीनस एंड फाइलम एंड ऑल दिस, देयर इज नो इक्विवेलेंट। आई ट्राई टू लुक फॉर इट, मैंने बहुत ढूंढा, मिला नहीं, पर दो चीजें मिली है, एक कुल कोटि और एक योनि। तो योनि को हम स्पीशीज माने और कुल कोटि को फैमिली माने, ये प्रश्न था, या तो नहीं माने? ये थोड़ा सा मैं और डिस्कशन करूंगी मुनीश्री महेंद्र कुमार जी से, थोड़ा सा डिस्कशन करके ज्यादा स्पष्ट होगा, क्योंकि योनि में कुछ ऐसी जगह आ रही है ना, कुछ प्लेसेस की बात आ रही है कि वो प्लेसेस, अब वो तो कोई प्लेस तो मतलब के मेरे को बिल्कुल मतलब आई जस्ट can't understand why a word place is used. It should be some kind of structure or some kind of receptacle where the soul can enter. It is not a place.
I mean, just because these days we say Delhi is my birthplace. I mean that's in that sense it is not a place. तो हमको कोई ऐसा proper word, actually most of the problems come because we translate into English. और इसमें मेरा एक छोटा प्रश्न और था, can we replace fire bodied by energy bodied? और उसमें आपको कोई objection होगा या आगम सम्मत होगा कि नहीं? Because if I use energy body, then my lots of problems are solved. But if you just confine to fire body, then I just I can't understand it. तो ये मेरा प्रश्न था. तेजस शरीर और अग्निकायिक शरीर, ये दो को आपको अलग समझ करके चलना है. अग्निकायिक शरीर तो विजिबल है, तेजस शरीर आपके लिए विजिबल नहीं है. इसमें बहुत मैं आपसे अलग से चर्चा करूंगा इसके बारे में. इसका मैटर फाइन है इन कंपैरिजन टू अग्निकायिक शरीर के. तेजस शरीर का मैटर फाइन है, उससे भी कार्बन शरीर का और ज्यादा फाइन है. तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है. कैटेगरी से अलग अलग है सब मैटर एक प्रकार से, बट कोई फाइन है, फाइनर है, फाइनेस्ट है, तो उसको देखने में आपके लिए दिक्कत होती है, डिफिकल्टी होती है थोड़ी. वर्तमान What is fire? Fire is only chemical energy. मैं उस दृष्टि से देख रहा था. भंडारी सर, मैं इस बात पे कुछ हाँ बताओ आप. समणी जी, आपकी परमिशन हो तो उनको अगर आप बता सकते हो कि जो एग्जांपल्स दिए गए हैं फायर बॉडी के, तो उसको एक बार हम स्टडी करके फिर डिस्कस करें तो ये चीज शायद ज्यादा क्लियर हो सकती है. तो हाँ, तो ये भी अच्छा है. 10वें कालिक सूत्र में अग्निकायिक जीवों की जहाँ बात आ रही है, जलकायिक जीवों की बात आ रही है, तो सारी कैटेगरीज उन्होंने बताई है. किस किस कैटेगरी के जीव जो हैं जलकायिक जीवों के अंतर्गत माने जाते हैं, किस तरह के जीव जो हैं वो अग्निकायिक के जीव हैं, किस तरह के उनके फॉर्म है, तो वो डिस्कस किया गया है. अच्छा है, तो मैं नेक्स्ट में उसको कवर कर सकती हूँ. अभी ऑल ऑफ सडन बोलूंगी बड़ा अच्छा रहेगा अगर आप ये नेक्स्ट टाइम ये डिस्कस करते हैं. तो उनका एग्जांपल होती है. हाँ, उनका एग्जांपल्स. एक मिनट सर. हाँ, एक मिनट सर, सॉरी. मैं मतलब एग्जांपल और उनका बॉडी स्ट्रक्चर और जो भी उनके बारे में है उसको एक बार अपने वापस डिस्कस कर सकते हैं. सही लग रहा है? हाँ, पोखड़ा जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं. हाँ समणी जी, मेरा ऑब्जर्वेशन ये जो क्वेश्चन उठा ना कि एनर्जी मान ली जाए, उसको बेसिकली अपने को फंडामेंटल देखना पड़ेगा कि कोई भी जीव होता है उसका सबसे प्रमुख गुण है ज्ञान और चेतना. बिल्कुल ठीक है. तो उसको एनर्जी से इक्विवेलेंट मानना इट इज नॉट एडिक्वेट. एनर्जी उसकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन जो मूल चीज है जीव की वो ज्ञान है और चेतना है. और ज्ञान और चेतना की जब बात करते हैं, सम काइंड ऑफ ऑर्डर इज इनबिल्ट इनटू ए जीव, मतलब which is not there in physical kind of thing, I suppose. मतलब बिल्कुल तो सही. ज्ञान और चेतना बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है. वो एनर्जी को इक्विवेलेंट करेंगे that will not serve the purpose. नहीं, आत्मा, आप जो बात कर रहे हो आत्मा की बात कर रहे हो, तो वो तो everybody agrees, that is not the point. नहीं, एनर्जी नहीं, एनर्जी के इक्विवेलेंट नहीं मान सकते अपन जीव को. मतलब तो हाँ, मैं आप दोनों को रिक्वेस्ट करूंगी कि ये क्वेश्चन को हम अगले सेशन में लेंगे. समणी जी ने भी बताया है कि वो अगले सेशन में उसको ज्यादा क्लेरिफाई करना चाहेंगे. तो मैं क्या जसवंत शाह जी का क्वेश्चन ले सकती हूँ? हाँ बोलिए. हाँ, जसवंत शाह जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो. जसवंत सर. मुक्त आत्माएं तो जैसे शुद्ध आत्माएं होती है, उनके पास तो कोई शरीर ही नहीं होता है. ना तेजस शरीर होता है, ना एनर्जी शरीर होता है, ना कार्बन शरीर होता है, ना कोई भौतिक शरीर होता है. तो शुद्ध आत्मा का तो मूल गुण ज्ञान गुण ही है, चेतना ही उसकी मूल पहचान है. और इसलिए शास्त्र में जीव उसी को कहा गया है जिसमें चेतना होती है. चेतना नहीं है वो जीव नहीं है. बाकी सब जो साइंस ने रिप्रोडक्शन और जो बातें कही है वो तो फिजिकल बॉडी के आधार पर कही है. जो आप फिजिकल फॉर्म जो जीवों का देखते हैं उसके आधार पर आपने एनालिसिस किया है. बट शुद्ध जीव तो चेतना के आधार पर ही है. अगर वो नहीं है तो ये शरीर भी नहीं है, और इस शरीर का एनालिसिस लिविंग बॉडी के रूप में आप कर भी नहीं सकते हो. वो डेड बॉडी है फिर तो. सही. जसवंत साई जी आप अपना क्वेश्चन पूछ. हाँ, आप अपना. हाँ बोलिए. जैसे समणी जी ने अभी वो महावीर स्वामी का जो एग्जांपल दिया, जो पानी में जीव नहीं था,
वैसे एक और एग्जांपल आता है, मृगावती साध्वी जी जो थी वो बारिश में गोचरी लेने गई थी और उसका भी इल्यूस्ट्रेशन आता है कि वो बताए, महाराज ने पूछा कि आप कैसे गए, तो कि वहाँ अचेत पानी था, जो बारिश हो रहा था वो भी अचेत था, तो बोला कैसे जाना आपने, तो बोला केवल ज्ञान से, आपकी कृपा से। तो इस तरह से ये एक अलग टॉपिक हो जाता है। और दूसरा क्या, पानी में जो जीव है, पानी जीव जो खुद है, वो बॉईल करने के बाद भी आफ्टर 6 आवर्स और 8 आवर्स नए जीव उसमें उत्पन्न होते हैं। उस तरह से इट रिमेन्स, चाहे डिस्टिल वाटर हो, चाहे आरओ वाटर हो, कुछ भी हो, बॉटल वाटर हो, कुछ भी हो, अकॉर्डिंग टू जैन प्रिंसिपल, आफ्टर 6 to 8 hours of the process, again the life is there over there. और दूसरी बात, जो अग्निकाय के जीव है उसमें एक प्रॉब्लम हमेशा रहा है कि जैसे वो औदारिक शरीर माना जाए तो फायर एक्सटिंग्विश हो गई, तो जैसे हमारे शरीर की ऐश वगैरह बनती है, तो वैसे वो अग्निकाय शरीर का जब एक्सटिंग्विश हो जाए तो क्या बनेगा? वही वो फ्यूल जल रहा है ना, तो उसी से कार्बन क्रिएट हो रहा है, बट उसमें लाइफ, इसलिए मुनिषी महेंद्र कुमार जी ने एक पुस्तक लिखी है कि बिजली तेजस का एक जीव नहीं है, क्योंकि अभी तक की परंपरा जैन धर्म में आचार्य तुलसी और महाप्रज्ञ ने इस विषय में स्टडी करके ये इलेक्ट्रिसिटी को जो है नॉन लिविंग डिक्लेयर किया, तब से समझ लीजिए कि तेरापंथ में शाम को लाइट भी जलती है साधुओं के ठिकाने में, यद्यपि साधुओं के लिए नहीं, बट गृहस्थ आते हैं जाते हैं, कहीं गिरने जाए करने जाए तो उस वजह से चलती है। आज भी स्थानक मस्जिद ट्रेडिशन में रात को लाइट नहीं चलती है, तो उसका कारण यही है कि वो तेजस्काई को यानी लाइट को, इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है इसको वो लिविंग मान करके, अग्निकायिक जीव मान करके इसका यूज नहीं कर रहे हैं अभी भी। और तेरापंथ में इसकी स्टडी की गई कि ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है तो इसमें कोई लाइफ नहीं है, किंतु हाँ अग्निकायिक जीव जो अग्नि होती है, जलती है, जिसमें ऑक्सीजन का कंजम्पशन होता है, उसमें जीव है, तो वो नहीं जलाई जा सकती है। इसीलिए साधु संतों के लिए गोचरी का विधान किया जाता है, तो वो भोजन क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि अग्निकायिक जीवों की हिंसा होती है अग्नि का समारंभ करने से। सो इसलिए वो आहार जो है गृहस्थ से लेते हैं अपनी ओर से, अपने लिए न तो बनवा सकते हैं न खुद बना सकते हैं, क्योंकि अग्निकायिक जीवों की उसमें हिंसा होती है। तो वो अग्नि जो जलाने वाली है उसको उसमें जीव माना गया है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो है उसमें कोई लाइफ नहीं है, वो लाइफलेस है। इसमें घड़ी का भी उपयोग होता है। ये कहीं मिलेगा, ये जो रिसर्च हुई है जो आप बता रहे हैं? महेंद्र कुमार जी की है, जैन विश्व भारती से पब्लिश हुई है। सो मैं देखती हूँ कि वो यूनिवर्सिटी से हुई, कहाँ से हुई, एक कॉपी आपको भिजवा दूंगी। सो वो बहुत अच्छा रहेगा। तेजस्काई जो बिजली जीव नहीं है, ये उन्होंने इसी पर रिसर्च पूरी बुक लिखी है मुनिषी महेंद्र कुमार जी ने। ये मैटर ऑफ डेफिनेशन है कि जीव क्या है, वो उस पर अल्टीमेटली वी हैव टू गो टू दैट पॉइंट। देखिए भगवती सूत्र में जब जीव को भगवान महावीर ने डिफाइन किया तो उन्होंने कहा ओग लक्षणे जीवे, जीव वो होता है जिसमें उपयोग यानी चेतना होती है, चेतना जनित ज्ञानात्मक जो भी व्यवहार जिसमें पाया जाता है वो जीव होता है। ये मूल डेफिनेशन है जीव की, जिसमें चेतना होती है या चेतना का व्यापार होता है, कॉग्निटिव बिहेवियर आपको देखने को मिलता है, वही जीव है। शरीर वगैरह तो सबके साथ नहीं होता है, मुक्त जीवों के साथ, अनंत जीव हैं मुक्त जीव, उनके पास कोई शरीर नहीं है। तो शरीर के आधार पर जो किया जाता है वो केवल संसारी जीवों पर अप्लाई होता है, सब जीवों पर लागू नहीं होता। मूल जीव की जो परिभाषा है वो चेतना के आधार पर है। तो फिर अचित सचित कैसे बनता है? अचित सचित जब अचित सचित बन ही नहीं सकता, जड़ से तो जीव बन ही नहीं सकता। नहीं, अचित से सचित कहाँ बना है, कौन सा चीज बनी है? जब पानी आप सचित होता है, उस गर्म करते हुए अचित बन जाता है, फिर थोड़ी देर में सचित बन जाता है, तो वो चित्त कहाँ से आया वहाँ? तो प्रॉब्लम वहाँ है। तो मतलब अचित से सचित बन सकता है कोई चीज? मूल बात ये समझना है कि हम संसारी जो जीव हैं वो तो शरीर से जुड़े हुए हैं, और शरीर की तो डेथ होती रहती है ना। सो जब डेथ हुई तो जीव तो कहीं और चला गया, शरीर पीछे रह गया, तो वो अचित्त हो गया।
पानी में आपने चूना मिक्स किया तो पानी के अंदर जो लाइफ थी वो खत्म हो गई, अर्थात उसका जीव चला गया, उसके अंदर से जो जीव था वो जीव समाप्त हो गया, टाइम बीइंग के लिए चला गया। तो वो जीव जो है वो पानी अचित्त हो गया, उसमें लाइफ नहीं रही, बस उसी को आप यूज कर सकते हो कि जिसमें लाइफ ना हो। तो ये तो बॉडी है ना, बॉडी को हम अचित्त, बॉडी अचित्त हो रही जिससे लाइफ खत्म हो गया, उसको हम अचित्त कह रहे हैं। और जब उसमें लाइफ है तब तक वो सचित्त कहलाता है। तो डेथ तो होती रहती, मनुष्य की भी होती है ना, तो डेड बॉडी हो जाती है ना, फिर तो उसको अचित्त ही बोलते हैं ना। जो डेथ हो गई है किसी की, तो डेड बॉडी को अपन सचित्त नहीं बोलते हैं। जब तक वो जिंदा है तब तक सचित्त है, जब उसकी डेथ हो गई तो वो अचित्त, बॉडी जो है वो अचित्त हो गई, यानी उसमें लाइफ नहीं रहा, उस बॉडी को हम अचित्त या सचित्त कहते हैं। सही है। जीव तो हमेशा सचित्त ही है, जीव में तो हमेशा लाइफ ही है, वो तो बिना लाइफ के कभी हो ही नहीं सकता। भंडारी सर, इसको इस तरह से शायद समझ सकते हैं कि गेहूं का दाना है, 10 साल तक हमने प्रिजर्व करके रखा, उसके बाद उसको बोओगे तो शायद वो नहीं उगेगा, तो वो अचित हो गया, ऐसा कह सकते हैं। तो उसका गेहूं का दाना तो बचा ही है, तो फिजिकल तो गेहूं का दाना ही है, पर अब वो बोने से वो उगेगा नहीं, तभी वो अचित हो गया। क्या सवनी जी से इस तरह से समझ सकते हैं हम? सिंपल तो इतना ही है कि भाई उसकी लाइफ खत्म हो गई, गेहूं के दाने की खत्म हो जाती है तो वो फिर जर्मिनेट नहीं हो सकता है, उसमें आप कितना ही तो अनाज की सीमा बताई गई शास्त्रों में कि मान लीजिए गेहूं 3 साल तक उपजाऊ रहता है, यानी 3 साल के अंदर अंदर आप उसको वापस बो तो उससे पैदाइश हो सकती है। आफ्टर उसकी योनि ध्वस्त हो जाती है, यानी उसमें फर्टिलाइजेशन की पावर खत्म हो जाती है, वो फर्टिलाइज नहीं होता। सही। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो लाइफ की संभावना थी वो भी खत्म हो गई पूरी तरह से। सही। उससे कोई लाइफ भी जनरेट नहीं हो सकती, न्यू लाइफ भी नहीं उससे इमर्ज हो सकती है। हाँ, तो उसका फिजिकल बॉडी बचा पड़ा है। तो हाँ, तो जैसे अभी लोढ़ा साहब भी पूछ रहे थे कि पानी की क्वांटिटी तो इतनी रहती है, उसमें से जीव निकल जाता है उसके बावजूद, तो उसका बॉडी तो पड़ा रहता है। तो लोढ़ा साहब इसको इस तरह से मैं ऐसे समझना चाहूंगी, शायद सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। डेड बॉडी होता है, वो अचित हो जाता है, ऐसा मैं समझ रही हूँ। देखिए पानी तो अचित हो जाता है। हाँ, लोढ़ा साहब का जो चीज है ना, वो इसको इस दृष्टि से समझना है कि मान लीजिए आप पेड़ है, जब तक वो जमीन में रुपा हुआ है तब तक वो बढ़ता रहता है, उसमें नए फल भी आते, पत्ते भी आते, फूल भी आते, जो कुछ भी है, और उसकी ब्रांचेस भी डेवलप होती रहती है। किंतु अगर आप जमीन से उसको उखाड़ दिया तो उसका लाइफ सपोर्टिव सिस्टम से वो डिस्कनेक्ट हो गया, अब उसको कुछ न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो उसमें वृद्धि और नहीं हो सकती है। सही, तो आपको बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा। कुएं का पानी जो है वो निरंतर बढ़ता रहता है, आप कुएं से पानी निकालिए तो आपको पानी मिलता रहेगा ना। तो वो पानी लाइफ सपोर्टिव सिस्टम के साथ जब तक कनेक्टेड है तब तक तो जीव बढ़ने की ज्यादा उसमें संभावना है। किंतु अगर लाइफ सपोर्टिव सिस्टम हटा दिया तो फिर आप वो बढ़ेगा तो नहीं, पर हाँ उस स्थान पर नए जीवों की उत्पत्ति तो वो चालू रह सकती है। पुराने मरते रहते हैं, नए उत्पन्न होते रहते हैं, जब तक कि उसमें नए उत्पन्न होने की संभावना है तब तक वो उत्पन्न होता रहता है। हाँ, पोखरणा साहब आपने हैंड रेस किया हुआ है, आपका कोई क्वेश्चन है अभी? पोखरणा जी, पोखरणा साहब कमेंट करना था। कौन बता रहे? मैं कर सकता हूँ? हाँ, सबके लिए। कौन बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा था कि पानी में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज प्राण, तो पानी में प्राण है, ऑक्सीजन है, तब तक वो जिंदा ही है। आप उसको अचेत नहीं बोल सकते, मैं इतने ऐसा मानता हूँ। अब ऐसा है ना कि ऑक्सीजन होने के बावजूद भी मूल बात इतनी सी समझना है कि कोई चीज अगर मान लीजिए पानी को आपने गर्म कर लिया, उसके बाद में उसमें लाइफ रहती है? पानी तो है, लाइफ रहती है क्या उसमें? लाइफ नहीं रहती है, लेकिन पानी में जो ऑक्सीजन है वो उसकी वजह से पानी को आप जीव बोल सकते हैं। पानी को जीव तब तक बोलेंगे ना कि जब तक वो प्रोसेस्ड नहीं। हाँ आप बोलिए। हाँ लोड़ा, गर्म पानी पूर्ण रूप से अचित नहीं है, क्योंकि गर्म पानी को आप इंजेक्शन की तरह काम नहीं ले सकते। उसमें जीव होते हैं, उसमें बैक्टीरिया रहते हैं, जो जिंदा रहते हैं, गर्म करने के बावजूद भी जिंदा रहते हैं। अच्छा, ये जो एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ, ओके, दिगंबर साधु कुएं का पानी लेते हैं। यस,
क्यों लेते हैं? हाँ, उसमें जो पानी में जो जीव रहते हैं वो हाँ, मिनिमम होते हैं। अच्छा, आप जो पाका पानी बनवाते हैं, हाँ, राख से बनाए, हाँ, चाहे चूने मेथी से बनाए, चाहे गर्म पानी से बनाए, चाहे चूने से बनाए, सिर्फ इतना होता है कि जीव का नंबर कम हो जाता है। कुछ तो मर जाते हैं और कुछ नहीं मरते, सिंपली नंबर कम हो जाता है। ये सिर्फ एक जीने के लिए प्रोसेस है। महाप्रज्ञ जी ये भी फरमाते थे कि बिना हिंसा के साधु भी जिंदा नहीं रह सकता। तो ये सच्चाई है कि जो पानी आप लेते हैं हाँ, 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 उसमें बहुत मिनिमम नंबर में जीव हैं। दिस कैन बी प्रूव्ड इन द लेबोरेटरी। ओके। तो अभी तक की वो बात सही है। अगर आप ऐसी बात है कि अगर है भी तो परंपरा अभी उसको अचित्त मानकर हाँ, प्रयोग कर एक रही है। सिस्टम है ये हाँ, एक सिस्टम है हाँ, जिसमें मिनिमम हिंसा होती है। तो अगर है ये तो एक वो हो ही रही है, फिर इसका मतलब ये है कि अगर हाँ जीवन बाकी है हाँ, तो निश्चित रूप से हिंसा तो हो ही रही है हो पर ही रही है। मिनिमम। द मिनिमम, ओनली थिंग इज दैट नंबर इज रिड्यूस। सही बात है। तो वो भी एक हो सकता है रीजन आप कह रहे हो उस हिसाब से। पर हम लोगों की वो एक कहना चाहिए ना कि व्यवहार में ये मान लिया जाता है कि वो हाँ, अच्छा व्यवहार है ठीक, और इसलिए वो ठीक है, वो उसको आप पानी प्रैक्टिस का है उपयोग कर से, हाँ, ये प्रैक्टिकली मान्य प्रैक्टिस है, ये वही है मानी कि हुई प्रैक्टिस है, हाँ, वो माना हुआ सत्य है, ऐसा मान लेना चाहिए। ठीक है, मानी हुई प्रैक्टिस है। सही बात है, सही बात है। थैंक यू लोडा सर। अपार समणी जी। हाँ, और किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है तो आपका मंगलाशीष चाहेंगे। और किसी के कोई क्वेश्चन है? तो खन्ना साहब कुछ बोल रहे हैं, म्यूट है परंतु। पोखरा सर, मैंने उनको हाँ, पहले पूछा था। हाँ, हाँ, बताइए समझ। सर। अभी ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें एक पेपर था, मतलब मैं ढूंढ रहा था, वो मिल गया है मेरे को। एक कोई मुस्लिम स्कॉलर है और मुस्लिम स्कॉलर है, उनका जो रिलीजन है उसके हिसाब से वो कुछ ऐसी बात कर रहे हैं। मैं वो कुछ उनकी मतलब वो एक दो स्लाइड मैंने वो प्रेजर की है। वो ये भी कह रहे हैं कि इन चीजों में जीव होते हैं, मतलब जिनको अभी जिसमें जीव नहीं मानते हैं उनमें जीव होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और उन्होंने कुछ वो नाम दिया था उसके अंदर, एक्चुअली क्या लिखा था वो, ये पेपर है, इसका टाइटल है कॉस्मोलॉजी एंड इंटीग्रेटिव मॉडल्स, उसका टाइटल है। और उसके अंदर कुछ उन्होंने रेफरेंस दिया था, उनका लेक्चर सुना था मैंने, तो लेक्चर में उन्होंने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स टाइप बताए थे, मतलब जो जिससे पता लगता है कि इसमें कॉन्शियसनेस होती है, मतलब इन चीजों के अंदर भी, मतलब तो वो मैं ढूंढ के जरा मैं निकाल के बताऊंगा, और वो पेपर अपन मंगा लेंगे डिटेल में उसका, मतलब वो एड्रेस वगैरह सब है मेरे पास, मतलब वो मुस्लिम स्कॉलर है, बट दैट विल बी इंटरेस्टिंग। मतलब वो जैपनीज एक प्रयोग भी काफी प्रचलित हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था कि उसमें पानी उन्होंने रखा और पानी को प्रेस किया तो पानी बहुत खुश हो गया, और उसको अब्यूज किया तो बहुत रिएक्ट करने लग गया। तो उसके फोटोग्राफ्स जो है वो बिल्कुल एक तो बहुत ही एकदम ब्लॉसम फूल होता है, जैसे गुलाब का फूल खिलता है उस तरह से दिखने लग गया जब पानी खुश हो गया तो। और वो नहीं उसमें ऑर्डर्ड स्टेट पैदा हो जाती है, ऑर्डर हाईली ऑर्डर्ड, मतलब फ्लावर की तरह उनका मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट हो जाता है, मतलब हाँ, और तो वो बाकी अगर वो नहीं होता है तो वो अरेंजमेंट वो फ्लावर्स की तरह ही वो नहीं हो करके एंड इट बिकम्स हाईली डिसऑर्डर्ड, मतलब यस, तो वो एक्सपेरिमेंट कुछ हुए हैं इसके ऊपर, मतलब हाँ, तो उससे भी वो वैज्ञानिक प्रयोगों से भी यही हो रहा है कि पानी में कॉन्शियसनेस है, उसकी समझ है, अपन अगर उसको प्रेज करते हैं तो खुश होता है, और अगर उसको हम अब्यूज करते हैं तो वो नाराज भी होता है और रिएक्ट भी करता है उस तरीके से। अच्छा, इसके ऊपर उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं अपने नए चंद सागर जी महाराज साहब, हाँ, जो हाँ, अजीत चंद सागर जी महाराज साहब है ना, महाशताब्दानी, हाँ, 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 उनके जो गुरु हैं ये नए चंद सागर जी महाराज साहब, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि एक अपने तांबे का या पीतल का वो लिया, कटोरा लिया, मतलब या कटोरे के अंदर कुछ मंत्र लिख दिए, मतलब अंदर की तरफ, और फिर उस कटोरे के अंदर है जो रात भर पानी रखा, मतलब और उसको मतलब दवा के रूप में वो इस्तेमाल करते हैं, मतलब ऐसा कुछ है, समथिंग ऑफ दिस टाइप, मतलब तो उनका ये मानना है कि वो जो मंत्र लिखे रहते हैं अंदर, मतलब वो उस कटोरे के अंदर,
उन मंत्रों के कारण पानी एक ऑर्डर्ड स्टेज में चला जाता है विद सम पर्टिकुलर ऑर्डर, यू कैन डिफाइन सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब आई वुड से। और उस स्ट्रक्चर के पानी को पीने से यू फील हाईली, मतलब हैप्पी या समथिंग लाइक दैट। वो डिटेल मेरे को पता नहीं, पर वो किया है उन्होंने, मतलब वो भी अपने को एग्जामिन कर। हाँ, सभी धार्मिक परंपराओं में लगभग मंत्रित जल का प्रयोग करने की परंपरा चली आ रही है। हाँ, हाँ। स्पेशल मंत्र बोल करके अगर पानी पर हाथ रख करके वो मंत्र बोलते हैं तो पानी में वो उसकी मेडिसिनल जो प्रॉपर्टी है मंत्र की वो चली जाती है। करेक्ट, बिल्कुल पानी करेक्ट। अपने आप में मेडिसिनल हो जाता है और उसका प्रयोग करने से होता है, ये बात पे सही है। तो वो तो और मंत्र, होम्योपैथी तो पूरा उसी के ऊपर आधारित है। होम्योपैथी तो पूरी उसके ऊपर आधारित है कि जितना डाइल्यूशन ज्यादा किया जाएगा, जितना डाइल्यूट किया जाएगा उसको दवा में डाल डाल के, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। मतलब ये बहुत स्ट्रेंथ चीज है, बहुत स्ट्रेंथ चीज है। लेकिन वो मेरे को लगता है कि वो उसी अरेंजमेंट से रिलेटेड है। मतलब वो सही, वो तो मंत्र के प्रभाव से, एनर्जी के प्रभाव से उसमें उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस होते होंगे और वो इतना इफेक्टिव हो जाती है। तो ये तो सब पॉसिबल है इसमें। अभी अपन जो बात कर रहे हैं पानी में जीवन की बात कर रहे हैं, वो बात है कि नहीं, उससे रिलेटेड होगा ना, उससे रिलेटेड होगा, ये टॉपिक भी उससे रिलेटेड होगा समहाउ। पानी जैसे मान लीजिए हम पानी पीते हैं, अगर वो पानी मान लीजिए प्रोसेस्ड है, गर्म है, हीटेड है एकदम, तो उसमें भी अगर कोई प्रयोग कर रहे हैं हम मंत्र का, तो वो मंत्र शक्ति तो काम कर देगी पानी के साथ। पर वो पानी में लाइफ हो ये जरूरी नहीं है। वो मंत्र का अपना प्रभाव है। हाँ, बिल्कुल सही है। जैसे हम फूड कुकिंग करते हैं तो उस टाइम भगवान का नाम लेते लेते करेंगे तो खाने वाले का अच्छा बनेगा, तो दैट डजंट मीन के कुक फूड इज लिविंग बीइंग। तो हाँ, तो वो मंत्र का प्रभाव है। सही है, समझिए इस तरह से आपके वाइब्रेशन जो है ना वो भी तो चेंजेस लाते हैं ना। तो वो सारी चीजें, स्ट्रक्चर जैसे पिरामिड का आकार है तो आकार का अपना एनर्जी है। उस आकार के अंदर नीचे बैठोगे तो आपका मन अपने आप कंसंट्रेटेड हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन माइंड के खत्म हो जाएंगे। तो वो आकार का अपना प्रभाव है। इसीलिए मंडल बनाए जाते हैं। बुद्धिज्म में मंडलों का बहुत प्रयोग किया जाता है, मंत्र शक्ति के साथ मंडल बनाए जाते हैं। जैन परंपरा में यंत्र बनाए जाते हैं। वो यंत्रों का अपना आकार का प्रभाव है। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं, वो आकार अगर आपके सामने है तो उसकी एनर्जी आपको मिलती रहेगी और उसका इफेक्ट आपके ऊपर होता रहेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं स्टडी करने के लिए। सही। इसी के साथ मुझे लगता है कि टाइम भी बहुत हो गया है। समय जी, हम आपका मंगल आशीष चाहेंगे। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पुनत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवच्चामि अर्हन्ते शरणं पवच्चामि सिद्धि शरणं पवच्चामि साहु शरणं पवच्चामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं पवच्चामि। सभी का धन्यवाद। समृद्धि खास तौर पे आपका धन्यवाद। हमारी बहुत सारी क्वेश्चंस होते हैं, आप इतनी पेशेंस के साथ हमें समझाने का प्रयास करते हो। बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हो आप। थोड़ा सबको और पोखरना सबको मुझे प्रवचन देने की थोड़ा जरूरत है, वो तो जानते ही ये सब चीजें। नहीं। बहुत अच्छे तरीके से आप समझा रहे हो, पर हमें काफी सारे डाउट्स क्लियर होते रहते हैं। सही है, बताइए। आगमों के तथ्य हैं तो अच्छा है कि वो डिस्कशन करने से और साइंस की भाषा में मुझे भी समझने को मिलता है ना। नहीं मेरे को भी वो टर्मिनोलॉजी प्रॉपर मालूम नहीं होती। कभी कभी वो स्पेसिस की जगह फैमिली बोल लिख देते हैं, फैमिली की जगह स्पेसिस लिख देते हैं। वो तो होता है। अच्छा, सभी की ओर से आपको मैं वंदना में कहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। वंदन। ओके, जी वंदन आपको। वंदन भी।